नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की कक्षा में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए आज की कक्षा फिर से शुरू करते हैं। और बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 5, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है बच्चों, और इसका परिचय इस प्रकार है। मेहमान का आना कुछ समय के लिए ही सुखद होता है, किंतु जब वही मेहमान घर में लंबे समय तक रुक जाए तो जीना कठिन होने लगता है। इन्हीं मनोभावों को यहाँ लेखक ने बड़ी कुशलता व हास्यपरक रीति से व्यक्त किया है। और किस प्रकार किया है, आइए इस पाठ में जानते हैं। हे अतिथि, आज तुम्हें पधारे हुए 4 दिन हो गए हैं। मेरे विचलित मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब स्वर्ग मेरा मतलब है अपने स्वर्ग रूपी घर जाओगे। तुम मुझे मुक्ति कब दोगे मेरे प्रिय अतिथि। इस पाठ में बच्चों जो लेखक है वह यह पूछते हैं कि हे अतिथि, तुम यहाँ पर आए हुए तुम्हें 4 दिन हो गए हैं। अब यानी कि तुम अपने घर यानी स्वर्ग कब जाओगे, अपने स्वर्ग रूपी घर में कब जाओगे। उनके मन में यह प्रश्न आता है और वो कहते हैं कि मुझे मुक्ति कब दोगे आपके आतिथ्य से। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो ठीक उसके सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूं। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। वह कहता है लेखक कि जो जिस सोफे पर तुम फैल कर बैठे हो उसके पीछे क्या है, एक कैलेंडर है जिसे मैं रोज फड़फड़ाते हुए बदलता हूँ। तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन तुम तो जाने का नाम ही नहीं लेते हो। तुम कब जाओगे अतिथि, ऐसा वह लेखक मन में सोचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे तो जाने की संभावना ही नजर नहीं आ रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद पर इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता, क्या तुम्हें अपनी मिट्टी नहीं पुकारती। अब आगे व्यंग करते हुए जो लेखक है वह कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भी चांद पर जाकर के इतनी मिट्टी नहीं खोदते हैं, इतने दिन वो भी वहां नहीं रुकते हैं जितने दिन तुम मेरे यहाँ रुक चुके हो। तुम्हें पूरे पूरे 4 दिन हो चुके हैं आए हुए, लेकिन तुम जाने का नाम नहीं लेते हो। और जितनी तो चांद में उन्होंने मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम अब मेरी मिट्टी यहाँ खोद रहे हो। और फिर आगे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता है, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती, क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहते हो। जिस दिन तुम आए थे कहीं कहीं अंदर ही मेरा बटुआ कांप उठा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया, मिठाइयां मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यही हो। मतलब बच्चों, आगे जो लेखक है और व्यंग करते हुए कहता है कि जब तुम आए थे तो मेरा बटुआ कांप गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा मुस्कुराकर स्वागत किया था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते कहा था। उसके बाद क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी शान में ओ मेहमान जो दोपहर का खाना है उसे लंच में बदल डाला और जो रात का खाना है उसे डिनर में बदल जाना। मिठाइयां मंगवाई, रायता बनवाया, स्वादिष्ट पकवान बनवाए ताकि तुम उन्हें खा करके अगले दिन इसी मेहमान नवाजी की छाप लेकर ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाओगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और तुम यहीं पर बैठे हुए हो चौथे दिन भी। देखिए बच्चों, किस प्रकार यह अतिथि है और यह मेहमान नवाजी संभाल रहे हैं और किस प्रकार ये इनको पूछते हैं मन ही मन की अतिथि कब जाओगे यहाँ से। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यो रबड़ की तरह खिंचेगी हमने सोचा नहीं था।
मतलब बच्चों वो कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारे क्योंकि तुम यहाँ से चले जाओ इसीलिए हमने क्या किया, कल रात को खिचड़ी बनाई थी और आज हमने पूरा उपवास ही रख लिया है। और बच्चों लेकिन हम सोचते थे कि तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन तुम तो अभी भी यहीं बैठे हुए हो, यहीं रह रहे हो। और हमें पता ना था कि तुम्हारी जो ये मेहमानी है वो इस तरह यो रबड़ के जैसी खिंचती चली जाएगी। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, मतलब यह कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मतलब परसों तुम आए थे और तुमने कहा था मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे दो, और जब तक वह कपड़े धुल कर नहीं आएंगे इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। यह सुनकर के क्या लगा था बच्चों, यह चोट उस लेखक को मार्मिक लगी थी। मतलब यह आघात अप्रत्याशित था, अचानक से यह आघात पड़ गया था उनके ऊपर। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होने लगती हैं तब मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। मतलब बच्चों लेखक आगे बताते हुए व्यंग तरीके से कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि अतिथि केवल देवता नहीं होते हैं, कभी कभी वह मनुष्य और कई बार वह मनुष्य राक्षस भी होता है। यह सुनकर मेरी पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। मतलब वह कहते हैं कि जब पत्नी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है तो दिल बहुत छोटा छोटा हो जाता है। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो, पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते, शब्दों का लेन देन मिट गया है, शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को कोई चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदार, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कौन सा फेविकोल लगाकर मेरे घर आए हो। ऐसा व्यंग कहते हुए जो लेखक है कहता है। और वह यह कहता है, इसमें यह बताता है कि कपड़े भी धुलकर आ गए, चादर भी है 2 बार बदली जा चुकी है, कमरे के जो आकाश में जो ठहाके गूंजते थे वह भी ठंडे हो गए हैं। हमने दोस्तों के बारे में, राजनीति, नौकर, बच्चे, रिश्तेदार, पुराने दोस्त, फिल्में, साहित्य, यहाँ तक कि पुराने किस्सों के बारे में पूरी तरीके से हमने बातचीत कर ली। अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब मेरे मुंह से बच्चों क्या कह रहे हैं, मेरे मुंह से तुम्हारे प्रति जो प्रेम की भावना है उसके बदले क्या निकल रही है, गाली निकलने को तैयार है। और वो आगे यह भी कहता है कि बच्चों कि वह समझ नहीं पा रहा है कि जो अतिथि है वह कौन सा फेविकॉल लगाकर आया है जो यहीं चिपक कर रह गया है, अपने घर जाता ही नहीं। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे, ऐसा पत्नी पूछती है। जवाब में कंधे उचका देता हूं, मतलब मुझे क्या पता। जब वह प्रश्न पूछती है तो मैं उत्तर नहीं दे पाता, जब मैं पूछता हूं तो वह चुप हो जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि। मतलब बच्चों जब उसकी पत्नी पूछती है कि ये कब जाएंगे तो वो नहीं बता पाता है, ऐसे कंधे उचकाता है। जब पति पूछता है तब पत्नी भी कुछ नहीं बोल पाती है। अब वह अंदर ही अंदर अपने आप से प्रश्न पूछता है कि तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि, मतलब तुम यहाँ से कब जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है, सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वह किसी और के घर ही रहते, लेकिन घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। अब वो आगे लेखक व्यंग करते हुए और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। व्यक्ति को दूसरे घरों में ज्यादा अच्छा लगता है और वह किसी के घर, अगर ऐसा संभव हो पाता तो व्यक्ति दूसरों के घर में ही रह जाता, लेकिन घर को सुंदर और होम को स्वीट बनाने के लिए यही कहा गया है कि मेहमान आए और अपने घर को लौट जाए। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अतिथि, कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा
यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिरकार मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज्यादा दिनों तक देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। देखिए बच्चों, और किस तरीके से वो मन का दुख व्यक्त करता है अपने अतिथि के लिए। वह कहता है कि अपनी खर्राटों से तुमने मेरी बहुत रातें जो है वो खराब कर दी है। अब चले जाओ। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट बोल भी सकता हूँ, वह एक वाक्य होता है। और चार कल क्या है बच्चों, कहता है कि कल तुम्हारे यहाँ पर मेहमान नवाजी का चौथा सूरज उगेगा। अगर तुम कल भी ना गए तो मेरा जो विश्वास है, मेरी जो सहनशीलता है, वह डगमगा जाएगी और मैं इससे अधिक ना सह पाऊंगा और मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगा। और वो कहता है आगे बताते हुए कि अतिथि देवता होते हैं, इस नाते तुम भी एक देवता हो। लेकिन यह भी सत्य है कि देवता के साथ मनुष्य ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। आखिरकार मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। ऐसा कौन बोलते हैं बच्चों? ऐसा लेखक बोलते हैं। और आगे वह यह भी कहते हैं बच्चों कि मनुष्य जो देवता है उनका काम क्या है कि आए, दर्शन दे और चले जाए। इसी प्रकार अतिथि का काम भी पूरा हो चुका है और अब अतिथि जो है यहाँ से चले जाएं। तुम लौट जाओ अतिथि, इससे पूर्व कि मैं गाली पर उतरूं। तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब अंत में जो लेखक है वह कहते हैं कि तुम लौट जाओ अतिथि, तुम चले जाओ, इससे पूर्व कि मैं तुम्हारे साथ गाली पर उतर जाऊं। तुम लौट जाओ मतलब चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? हैरान होकर फिर से वह स्वयं से यही बोलता है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में इतना ही। एक अतिथि से परेशान होकर व्यक्ति कहता है कि अतिथि तुम कब जाओगे? तो इससे क्या सीख मिलती है बच्चों? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी काम के किसी के भी घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। इससे हमारी इज्जत में कमी आती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।